हेलो दोस्तों, आज से हमने बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए ज्योग्राफी शुरू की है, जिसमें इस बार हमको सब्जेक्ट मिला है आर्थिक भूगोल। और हम इसको सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे और एक के बाद एक वीडियो भी आएगी सब्जेक्ट की, और फोर्थ सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी कराएंगे हम। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक भूगोल, अर्थ, विषय क्षेत्र, उपागम एवं संकल्पनाएं। देखिए, जो आर्थिक भूगोल है ये मानव भूगोल की ही एक शाखा है, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत यह पढ़ा जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल को वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर निवास करने वाले मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं और उनकी क्षेत्रीय भिन्नताओं और विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाओं के स्थानिक विवरण, आर्थिक उनकी अवस्थितियों तथा संबंधों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। विश्व के भिन्न भिन्न अलग अलग भाग होते हैं में मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताएं, बहुत सारी भौतिक आवश्यकताएं हो सकती है एक मनुष्य की जीविका पार्जन के लिए। जैसे कोई मनुष्य लकड़ी काट सकता है, खेती कर सकता है, मछली पकड़ सकता है, शिकार कर सकता है, एकत्रित करना, लकड़ी वगैरह एकत्रित करना, भोज्य पदार्थों को, ठीक है, और खाने खोद सकता है, व्यापार कर सकता है एक देश से दूसरे देश में, एक शहर से दूसरे शहर में, या एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो ये सभी मानव के इन प्रयास पर पर्यावरण के विभिन्न अंगों, जैसे क्या होते हैं, धरातल, भूमि की बनावट, है ना, जलवायु, मृदा, जल स्रोत, वनस्पति, खनिज संसाधन, यातायात की सुविधा, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो उपनिवेश क्या होते हैं बेसिकली, जैसे कि कॉलोनी कहते हैं इंग्लिश में इनको। जैसे भारत एक उपनिवेश था तो हम इसको कॉलोनी कहेंगे। ब्रिटिश एम्पायर का एक कॉलोनी था। उपनिवेश स्वतंत्र होते हैं। देखिए, उपनिवेश जब स्वतंत्र होंगे उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, जैसे भारत में भी नमक नहीं बना सकते थे। उसी प्रकार जब आज़ाद होंगे ये देश तो इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की होगी। उसी बारे में कहा गया है कि देखिए, जब उपनिवेश स्वतंत्र होते गए उन सभी में भौतिक एवं आर्थिक विकास के प्रति तेजी से लगाव बढ़ता रहा है। इस विश्व का समाज, संस्कृति एवं संपूर्ण व्यवस्था में, चाहे वह विकसित देशों का ही हो या विकासशील एवं स्वल्प विकसित देशों की, सभी में भौतिकवाद का गहराई तक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में, पैसा कमाने की दौड़ में से धर्म भी अछूता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, धर्म कहाँ छूता है पैसे कमाने की होड़ से। इसी से अर्थतंत्र, आर्थिक स्वरूप एवं आर्थिक प्रक्रियाओं के विविध स्वरूपों एवं घटकों की महत्ता को समझा जा सकता है। यह सभी तथ्य वर्तमान में आर्थिक भूगोल के निकट से जुड़े हुए हैं। अतः आर्थिक भूगोल मानव, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। आर्थिक भूगोल मानव, आपको देख रही है ना, आर्थिक भूगोल मानव के विविध आर्थिक क्रियाकलापों के बहुआयामी एवं पदानुक्रमी विकास से भूतल पर क्षेत्रों के मध्य ऐसे क्रियाकलापों के कारण मिलने वाली विविधताओं, विषमताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन है। ऐसी विविधता, विषमता एवं विभिन्नता के स्तर किसी भी विकासशील देश के विभिन्न क्षेत्र या प्रदेशों के मध्य अथवा विकासशील देशों के बीच जिस प्रकार दिखाई देते हैं, उसी प्रकार का स्वरूप विकसित देशों के मध्य एवं प्रत्यक्ष देशों के विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में देखा जा सकता है। इसी कारण विभिन्न विद्वानों ने समय एवं
विकास के संदर्भ में आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं भिन्न भिन्न दी। अब देखते हैं आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं जो दी हुई है उन पर जो अक्सर ध्यान दे लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं दी है बहुत सारे वैज्ञानिकों व विद्वानों ने इससे संबंधित, लेकिन हम कुछ ही परिभाषाओं को देखेंगे, हम सभी परिभाषाएं नहीं पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए आर्थिक भूगोल की परिभाषा। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसा की। प्रोसा ने क्या परिभाषा दी है? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इन बातों का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार मानव की विभिन्न जीविका व प्रजनन क्रियाएं विश्व के उद्योग आधारभूत साधनों और औद्योगिक वस्तुओं की प्राप्ति हेतु किए गए विकास के अनुरूप होती है। बहुत अच्छी परिभाषा है, आसान से परिभाषा याद हो सकती है। अगर जो ये परिभाषा ना याद हो तो ये मर्फी की है, R.E. मर्फी कहते हैं जिसे, उनकी परिभाषा है। उन्होंने क्या परिभाषा दी है? ये दी है आर्थिक भूगोल में मनुष्य के जीविका जो पर मतलब अपने जीवन को बनाए रखने के लिए कुछ अर्जन किया जाता है, चाहे वो धन हो चाहे कुछ और, उसी को जीविकोपार्जन कहा गया है। यहाँ पर इन्होंने परिभाषा इस प्रकार दी। आर्थिक भूगोल में मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता एवं विषमता का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल आसान परिभाषा दी मर्फी ने तो। इसके बाद मैंने गाट्स की लिख दी है परिभाषा। उन्होंने भी बहुत आसान परिभाषा दी, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया। इनके अनुसार तो बिल्कुल ही आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। बहुत ही आसान परिभाषा, बहुत ही आसान परिभाषा है, आप याद कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। देखिए अब बात करते हैं जो हमने परिभाषाएं पढ़ी है। ये उपयुक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट हो रहा है कि आर्थिक भूगोल जीविकोपार्जन की विविध विधियों और उनकी समस्याओं से संबंधित विज्ञान है, जिसमें भूतल के आधारभूत साधनों और उनसे संबंधित मानव क्रियाओं के मध्य पाए जाने वाले क्षेत्रवार व परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, अब बिल्कुल इम्पोर्टेंट लाइन है ये, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने रेड भी कर रखी है, ये हाईलाइट कर रखी है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आर्थिक भूगोल मानव द्वारा भूतल के प्राकृतिक संसाधनों के विविध प्रकार से विदोहन से संबंधित विज्ञान है, जिसमें अनेक उत्पादन, परिवहन, वितरण और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। एक बार और देख लीजिए, आर्थिक भूगोल मानव द्वारा भूतल के प्राकृतिक संसाधनों के विविध प्रकार से विदोहन से संबंधित विज्ञान है, जिसमें अनेक उत्पादन, परिवहन, वितरण और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अतः संक्षेप में तो हम यही कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल शांत व स्थिर अथवा मत विज्ञान न होकर अन्य भौतिक विज्ञानों की भांति गतिशील, विकासशील एवं ज्ञानात्मक विज्ञान है। ठीक है, फिर आइए अब हम समझते हैं आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र कैसा है? देखिए पहले हमने परिभाषाएं जो पढ़ी है, ठीक है, आर्थिक भूगोल की प्रकृति विविध, बहुरूपी एवं व्यापक है। इसके अनुसार बहुत बड़ी है, इसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता, बिल्कुल कम शब्दों में तो इसे परिभाषित ही नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ी परिभाषा बनेगी एक, अगर जो प्रॉपर तरीके से परिभाषा बनाए इसकी। इसमें देश एवं काल के अनुसार क्षेत्रवार प्रत्येक बार निरंतर परिवर्तन आते रहे हैं। इसमें संसाधन उपलब्धि के स्तर एवं उन पर निर्भरता के स्वरूप के अध्ययन का विशेष महत्व रहा है। इसी कारण आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। भूतल पर न तो जैव एवं अजैव प्राकृतिक संसाधन का वितरण समरूपी है, न ही मानव द्वारा विकसित द्वितीय तृतीय स्तर के व्यावसायिक सुविधाओं भूतल व क्षेत्रवाद अथवा देशवार समान रूप से विकसित है।
इसी कारण देशवार आर्थिक विकास के अंतर संबंधों में न सिर्फ समंजन की विविधताएं पाई जाती है, बल्कि परिणामी आर्थिक विकास या समृद्धि के स्वरूप के स्तर में भी भिन्नताएं पाई जाती है। बिल्कुल सही कहा गया है। प्रारंभ में आर्थिक भूगोल को पहले मानव भूगोल एवं बाद में सामाजिक भूगोल की मुख्य शाखा माना गया। बिल्कुल, ये देखिए, आर्थिक भूगोल को पहले मानव भूगोल और उसके बाद सामाजिक भूगोल की मुख्य शाखा माना गया। वर्तमान में तो आर्थिक भूगोल स्वयं ही भूगोल की एक बहुत बड़ी शाखा है ही, इसमें कोई शक है नहीं। इसमें मानवीकरण के पहलुओं के अनुसार अनेक शाखाएं एवं उसी के अनुसार इसके व्यापक क्षेत्र में विविधताएं पाई जाती हैं। आर्थिक भूगोल का व्यापक क्षेत्र में ऐसे तथ्यों एवं विविधताओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा यह ज्ञात हो सके कि मानव किस प्रकार विविध चरणों में संसाधनों का कच्चे माल, खाद्यान्न एवं निर्मित माल के उत्पादन के लिए उपयोग करता है एवं किस प्रकार ऐसी वस्तुओं के सीधे अथवा पुनः विशेष प्रक्रिया द्वारा उन्हें बदलकर उपयोग करता है। यह स्वयं के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं जुटाता है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र या क्षेत्र में निम्न प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। देखो, भूतल के स्थानों पर कब, क्यों, कैसे किसी विशेष प्रकार की तकनीक से प्रभावित होती है आर्थिक क्रियाओं का विशेष स्वरूप विकसित किया जाता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने एवं उसके अध्ययन में ही आर्थिक भूगोल का सार छिपा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कुछ इस प्रकार कि पृथ्वी पर मानव की आर्थिक क्रियाओं का चित्र बहुत ही व्यापक है। वर्तमान में इसमें बहुस्तरीय आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब ये चीज़ें आ गई है। प्राथमिक उत्पादन संबंधी क्रियाएं, द्वितीय उत्पादन संबंधी क्रियाएं, तृतीय उत्पादन संबंधी क्रियाएं, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? अब देखिए, प्राथमिक उत्पाद कुछ इस प्रकार की चीज होती है। मछली पकड़ लिया, खानों से कोयला निकाल लिया, लोहा निकाल लिया, खनिज निकाल लिया, अब पेड़ों की लकड़ियाँ काट दी, या ऊन या चमड़ा, बाल, खाले, हड्डियाँ आदि प्राप्त कर ली। ये प्राथमिक क्रियाएं है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है किसी भी प्रकार का। तो ऐसी क्रियाएं को हम प्राथमिक उद्योग, प्राथमिक उत्पाद, प्राइमरी एक्टिविटीज क्रियाएं कहते हैं। अब कृषि करना, खाने खोदना, मछली पकड़ना, आखेट करना, वस्तुओं का संचय करना, वन संबंधी उद्योग आदि सभी क्या है? प्राथमिक उत्पाद। अब द्वितीय उत्पाद समझते हैं, यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज। इनके अंदर क्या होगा? अब मानो गेहूं से आटा पीस लिया, अब चक्की पे जाते हैं, हम आटा पिसवाते हैं, तो मानव का हाथ आ गया। अब मैदा बनाना हो गया, चाहे ऊन से कपड़ा हो गया। ठीक है, अब लकड़ी थी, लकड़ी प्राइमरी उत्पादक थी, हमने लकड़ियाँ काटी, अब लकड़ियों से हमने फर्नीचर बना दिया, ऊन से कपड़ा बना दिया या कपास से कपड़ा बना दिया। ठीक है, कागज आदि बनाना। इन वस्तुओं को तैयार करने वाले उद्योगों को ही हम द्वितीय उद्योग कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है। अब बागायती कृषि एवं विशेष उन्नत एवं पूर्णतः नई तकनीक, सघन व मिश्रित फार्मिंग को भी इसी में शामिल कर लिया जाता है। अब देखते हैं टर्सरी एक्टिविटीज, यानी तृतीय उत्पाद। ठीक है, क्या है? अब देखो, सेवाएं होती है, जैसे व्यापारी, दलाल, बैंक, बीमा, सामाजिक सेवाएं, विनिर्माण, इन चीज़ों को हम तृतीय उत्पादक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेवाएं है, स्कूल कॉलेज भी इसमें ही आ जाते हैं, हम इसमें ही लेके आ जाते हैं, तृतीय उत्पाद क्रियाओं में ही
तो बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे तो भी उसमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। प्राथमिक द्वितीय चीज उत्पाद क्या होते हैं, ठीक है। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर, ठीक है, जो कौन थे, प्रोजीन गोटमैन, ये गलत लिखा हुआ है, प्रोटोप्रत्याक्षाओं, ये गलत है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, प्रोजीन और ये गोटमैन, गे अगडंडा मैन। अब ये सही है और जो ऊपर लिखा हुआ है वो गलत है, तो आप उसे सही कर लीजिएगा, ठीक है। ने तो केवल प्रत्यक्ष सेवाओं को ही तृतीय उत्पाद में सम्मिलित किया है। उनके अनुसार अप्रत्यक्ष सेवाएं चतुर्थ उत्पाद है। देखिए, इनका अलग विचार है, लेकिन सभी का विचार लेके आगे चलना होता है, तभी संसार आगे बढ़ता है। इस दृष्टि से तो शिक्षण, नेतागिरी होगी, अनुसंधान आदि कार्य चतुर्थ क्रिया कहलाएगी। बिल्कुल चतुर्थ क्रियाएं है ये इनके अनुसार। देखिए, अब धरातल पर मानव के क्रियाकलाप अनेक प्रकार से अर्थतंत्र एवं आर्थिक क्रियाओं के आधार स्वरूप में ही पूर्णतः परिवर्तन लाने वाले माने जाते हैं। इसी कारण आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के अध्ययन में मानव के ऐसे क्रियाकलाप का महत्व तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वह सिर्फ अपने जीवन निर्वाह अथवा उसके वर्तमान स्वरूप से ही संतुष्ट नहीं, बल्कि वह निरंतर उत्तम जीवन प्रणाली हेतु प्रयासशील है। बेटर लाइफ लिविंग, बिल्कुल हम सभी बेटर लिविंग करना चाहते हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं किसी को भी। इसी कारण वह भौतिक वातावरण में प्रारंभिक संसाधनों की खोज के पश्चात प्रत्येक अगली बार नई नई प्राकृतिक वस्तुओं का विविध प्रकार एवं स्वयं निर्मित वस्तुओं से या तकनीक से मिश्रित कर नए नए संसाधनों की खोज या आविष्कार करता रहा है। इसी कारण प्रत्येक विकसित अगली आर्थिक क्रिया में खोज, सघन अध्ययन एवं शोध को भी महत्वपूर्ण आधारभूत माना जाने लगा है। अतः संपूर्ण विश्व में होने वाली ऐसी शोध प्रणाली या नई तकनीक में निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की अथक लालसा बनाए रखता है। इसलिए उसने विनिमय, परिवहन एवं संचार व संदेश वहन का उच्च स्तर पर विकास किया है। आज के संपूर्ण विश्व की घटनाओं का ज्ञान नवीनतम संचार माध्यमों से मानव को, शोधकर्ताओं को अपने घर या कार्यशाला में ही सीधे प्राप्त करा दिया जाता है, जिससे आर्थिक क्रियाओं के निरंतर विकास में कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सके। ठीक है, किसी भी देश की आर्थिक क्रियाओं विविध स्तरीय उत्पादों के माध्यमों व्यापार, वाणिज्य एवं परिवहन व संचार तंत्र विनिमय कहते हैं, जिसे पर वहाँ की भौगोलिक दशाओं अर्थात प्राकृतिक वातावरण का, जलवायु संरचना, खनिज, मिट्टी, धरातल स्थिति, जैव जगत आदि का विशेष एवं अनेक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही तथ्यों के कारण आर्थिक भूगोल का क्षेत्र भौतिक भूगोल के तथ्यों से कई प्रकार से जुड़ा होता है। इसी भांति बदलता राजनीतिक भूगोल भी देशों में विकसित आर्थिक क्रियाकलापों के स्तर स्वरूपों पर स्पष्ट प्रभाव डालते देखा जा सकते हैं। जैसे कि समाजवादी एवं पूंजीवादी। समाजवादी और पूंजीवादी बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। समाजवादी क्या होती है? वे क्रियाएं जहाँ पर पूरी तरीके से सरकार
का काम चले, सारी कंपनियां सरकारी हो, सारी कृषि वगैरह सरकारी हो। और पूंजीवादी क्या होती है? पूंजीवादी वे होती है जहाँ पर पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। जैसे भारत अब धीरे धीरे प्राइवेटाइज करता जा रहा है अपनी गवर्नमेंट की कंपनियों को, जैसे एयर इंडिया को किया। तो हम पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये समाजवादी पूंजीवाद भी। देशों की अपनी अपनी आर्थिक क्रियाएं। यहाँ यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक भूगोल परिवर्तनशील है, अतः आर्थिक क्रियाएं भी अनिवार्यत काल व क्षेत्र के संदर्भ में निरंतर गतिशील बनी रहनी आवश्यक है। जैसे रूस में सत्ता में पूर्ण तत्वचारिक परिवर्तन से ही वहाँ के आर्थिक आचरण इकोनॉमिक बिहेवियर में भी तेजी से परिवर्तन आता जा रहा है। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के संबंध में निम्न 3 तथ्यों को का आधारभूत महत्व है। प्रथम विचारधारा और द्वितीय विचारधारा। देखिए लिखा हुआ है प्रथम विचारधारा के अनुसार यह मानव की आर्थिक क्रियाओं और उसके जीविकोपार्जन के साधनों का अध्ययन है। द्वितीय विचारधारा के अनुसार यह मानव के भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन है, जिसका उसके जीवन और कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। और तीसरी विचारधारा यह विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले बहुरूपी क्रियाकलापों जैसे कृषि, खनिज, औद्योगिक संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, संचार समुचित अध्ययन करता है। यही सब तत्व आर्थिक भूगोल की जीवन रेखाएं कही जा सकती है। उत्तरी अमेरिका में इन विज्ञान को भौगोलिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है? जियो इकोनॉमिक्स और इकोनोजियोग्राफी। ये बहुत अजीब सा शब्द है, इकोनोजियोग्राफी, ठीक है। तो अब समझते हैं वास्तव में आर्थिक भूगोल की 2 कार्य प्रणालियाँ होती है, प्रथम और द्वितीय। यह प्रथम के बारे में बात करते हैं। यह पृथ्वी के भौतिक तथा आर्थिक संसाधनों का ठीक वितरण प्रस्तुत करता है। और दूसरा यह भी बताता है कि मानव ने अपने लाभ के लिए इन संसाधनों एवं प्राकृतिक व्यवस्थाओं का किस प्रकार उपयोग किया है। अतः इसके अंतर्गत उत्पादन, मानव की क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं और भौतिक संसाधनों का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास के नाम पर मानव द्वारा विविध स्तर पर किए गए दुरुपयोग की परिणामी सजा भी उसे अनेक प्रकार से मिलती है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। किसी भी प्रदेश आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, फिर आपको मिलेगा पार्ट 2 वीडियो में। ये पार्ट 2 खत्म हो जाएगी, लास्ट लाइन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, देख लीजिएगा। आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न पक्षों के अंतर संबंधों से आर्थिक भूदृश्यों का जन्म होता है। इसका विश्लेषण और व्याख्या करना ही आर्थिक भूगोल का परम लक्ष्य है। एक बार और देख लेते हैं। आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न पक्षों के अंतर संबंधों से आर्थिक भूदृश्यों का जन्म होता है। इसका विश्लेषण और व्याख्या करना ही आर्थिक भूगोल का परम लक्ष्य है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगला जो कुछ मिलेगा चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम पार्ट 2 में, और आपका ये अच्छे प्रकार से हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम यूट्यूब पर ही इसका एक टेस्ट के टाइप का एक क्वेश्चन दे देंगे आपको, और उसमें 6 क्वेश्चन दे देंगे, 6 या 5 जितने भी देने होंगे, और उसमें ऑप्शन होंगे। ऑप्शन के हिसाब से आप अपने आंसर लगाइएगा। कम्युनिटी में जाके यूट्यूब में जाइएगा, चैनल पे जाइएगा, साइड में स्क्रॉल करिएगा, वहाँ पर आएगा कम्युनिटी, वहाँ कम्युनिटी पर क्लिक करके आपको भी क्वेश्चन दिख जाएंगे। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वे आ जाएंगे, ठीक है।
अच्छा तो ठीक है, अब बाय बाय टाटा। बाकी हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।